अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। कुछ ही रोज़ रह गए हैं, बहुत कम वक्त है और दोनों उम्मीदवार इस पूरी कोशिश में नज़र आते हैं कि अमरीकी अवाम उन्हीं को वोट कास्ट करें और अपनी हिमायत में वो अमरीकी अवाम को जो है वो उनकी राय साजी कर सकें। इसी पर हम कुछ बात करेंगे कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में अब तक जितनी भी कैंपेन के दौरान बातचीत हुई है, जो मुकालमा हुआ है, जो मुबाहिसे हुए हैं, उसमें कौन फौकियत ले जाता हुआ हमें नजर आता है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स जो बाइडन को ज्यादा पसंदीदा उम्मीदवार करार दे रही हैं, लेकिन माहिरीन और मुबसरीन का यह कहना है कि जरूरी नहीं कि जिस उम्मीदवार के हक में अवाम की राय ज्यादा हो वही मुंतखब हो और अगला सदर अमरीका का जो है वो मुंतखब हो सके, ऐसा जरूरी नहीं है। किस तरह की हम देखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है अमरीका में और कौन सा उम्मीदवार अपने दिफा में ज्यादा मजबूत दलाइल देता हुआ नजर आ रहा है, कौन अपना मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में पेश कर सका है। साथ साथ हम कुछ बात करेंगे कि जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग इस वक्त अमरीका में रिहाइश पजीर हैं, वो किसको अपना अगला सदर देखना चाहते हैं। आया कि एक मरतबा फिर अमरीकी सदर ट्रंप को वो चाहते हैं कि आइंदा दौर सदारत के लिए उनको मुंतखब हो जाना चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो दीगर कम्युनिटीज़ के लिए खासी खुशाइन रही हैं, फ़ायदेमंद रही हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि जो बाइडन को एक मौका मिलना चाहिए और जो काम ट्रंप सर अंजाम नहीं दे सके वो शायद जो बाइडन कर दें, लिहाजा जो बाइडन को वो वोट कास्ट करना चाहेंगे। तो अमरीका में मुकीम एशियाई कम्युनिटीज़ और दीगर ममालिक से आए हुए लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और किसको वो अपना वोट देना चाहेंगे, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। साथ साथ यही कम्युनिटीज़ के लोग इन इलेक्शंस में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका कितना किरदार है, वो कितना हमें फ़ाल नज़र आ रहे हैं, इस पर भी कुछ बातचीत करेंगे। और इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार माविज़ असद सिद्दीकी। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में अब बहुत कम वक्त रह गया है और जो अर्ली वोटिंग का सिलसिला है उसमें भी ये बताया जा रहा है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना सूरत हाल की वजह से शायद पोलिंग स्टेशन तक तो लोग जाना पसंद ना करें, लेकिन बैलेट के जरिए वो अपना वोट ज़रूर कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, माविज़ असद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। आखिरी सदारती मुबाहिसे के हवाले से थोड़ी सी बातचीत का आगाज़ करना चाहेंगे। कौन सा उम्मीदवार 22 अक्टूबर को होने वाले मुबाहिसे में ज्यादा मजबूत अंदाज में अपना केस लड़ सका है, किसका मौक़िफ़ ज्यादा बेहतर अंदाज में आपको नजर आया कि उसने पेश किया है? क्या कुछ आपने अखज़ किया इस आखिरी मुबाहिसे से? जी हाँ, आखिरी सदारती मुबाहिसे का जो विनर है वो हमेशा की तरह इस मरतबा यही हो रहा है कि दोनों अपनी अपनी तरफ के लोगों को बता रहे हैं कि विनर हमारा कैंडिडेट है, यानी जो 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 बाइडन को पसंद करता है। लेकिन मेरे ख्याल में निस्बतन मुकाबला बराबर रहा। जो पहली डिबेट्स थी उसमें जिस तरीके से थोड़ी सी जो ये कहते हैं कि दोनों तरफ से खामियां हुई थी या दोनों तरफ से बिला दुबैल जो चीजें हुई थी इस मरतबा बहुत कम हुई और निस्बतन संजीदा जो है वो उसमें मामला रहा। लेकिन उसके बावजूद भी जो बाइडन के जो बहुत से पॉइंट थे उस हवाले से जो बाइडन ने बहुत सारी चीजों में उनको थोड़ा सा यानी ये कह सकते हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस दी। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारी चीजें थी जिसको वो कह सकते थे, उस तरह वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। खासतौर पे वो कोरोना के मामले पे सबसे ज्यादा अगर उनको कोई नुकसान हो रहा है तो वो कोरोना के हवाले से, और उसमें वो जवाब देने पे बिल्कुल नाकाम अगर नहीं रहे तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बात में बनाते रहे, उसका सही जवाब नहीं दे पाए। जबकि उसके मुकाबले में जो वो अगर कोई चीज बेहतर तरीके से पेश कर सकते थे, जो हंटर बाइडन वाली स्टोरी थी जिसमें उनका एक नशई बेटा जिसे कहेंगे ड्रग एडिक्ट बेटा, जिसको यूक्रेन की एक कंपनी ने $75,000 महीने पर रखा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट जो है वो न्यूयॉर्क पोस्ट ने पेश की और उसके बाद उसको ट्विटर समेत किसी ने भी रिट्वीट भी नहीं करने दिया। कि वो एक ये नहीं था कि गलत स्टोरी थी, बल्कि वो ये था कि क्योंकि वो जो है उसको हैक किया गया था उन ईमेल्स को और वो डाटा शायद FBI के पास है
उसका इशू नहीं बनाया, तो वो बना सकते थे, उससे बेहतर तरीके से जो अपनी बात कर सकते थे। लेकिन एक और चीज थी कि वो बधाई इल्जाम लगा रहे थे कि आपने पैसे लिए, कोई सबूत इस तरह नहीं था। फिर अमेरिका की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा इस तरीके से ये तो जरूर होता था कि आपको ये कहा जाता था कि जो वो हैं हमारे मल्टीनेशनल्स वो मदद कर रहे हैं, उसके बाद कवानीन बने, लेकिन इस तरह डायरेक्ट ममालिक से ये बड़ी यूनिक सी चीज है कि डायरेक्ट ममालिक पे इल्जाम लगाना कि जी तुम चीन से पैसे ले रहे हो या रूस से पैसे ले रहे हो, ये एक अजीब सी बात थी। तो मैं समझता हूँ कि नाकाम इसमें कोई बुरी तरीके से नहीं हुआ या नॉकआउट कोई नहीं हुआ। लेकिन अगर हम देखें हक़ाइक़ के लिहाज से, फैक्ट के हवाले से और इमिग्रेशन के हवाले से, तो इन्होंने अपनी बेहतरीन जो है वो बात पेश कर सके जो बाइडन। हालांकि जो ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप उसको भी मजीद वजाहत कर सकते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिपोर्ट हुए लोग वो ओबामा के दौर में हुए हैं, जो गैजेस बनाए गए थे, जो जेल खाने बनाए गए थे वो भी ओबामा के दौर में बनाए गए थे। तो इनमें जो इनका जो मामला था ये इससे ये हुआ है कि उन्होंने जो है वो थोड़ा सा लूज किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो बाइडन ने जो डाका एक्ट के हवाले से, जो बच्चों के हवाले से जो यहाँ पैदा हुए हैं और उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, उसके हवाले से एक मुनासिब बात करके बहुत से लोगों के दिल जीते। और ये तादाद 11 मिलियन और 11 मिलियन बच्चों से मुराद है कि तकरीबन 11 मिलियन खानदान, उनमें से किसी सिटीजन भी होंगे जो उस मतलब ये कि उनके जानने वालों में, वरना पेरेंट्स उनके ये डाका एक्ट ये है कि जिसमें जो पेरेंट्स जिनके इलीगल यहाँ आए, बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, उनको कभी भी स्टेटस नहीं मिल सका या बहुत कम उम्र में आए, पैदा यहाँ हुए, तो ये कानून है कि जो यहाँ पैदा होता है उसको जो है वो अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन जो आते 1 साल की उम्र में अपने बाप के साथ इलीगल और उसके बाद जिंदगी भर वो हम जानते हैं ऐसे लोगों को, तो इस लिहाज से वो एक पॉजिटिव बात की और वो बहुत एक अच्छा मैसेज था जो बाइडन की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि ये मुकाबला जो है ना, निस्बतन अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखें, जो बाइडन अदरवाइज दोनों बराबर हैं। अच्छा, फिर ये भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं गो कि हर मरतबा के इंतखाबात में या किसी भी मुल्क में अगर इंतखाबी सूरत हाल हो तो वो शायद वहाँ पर जो बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी क़ुव्वतें हैं, उनकी मुदाखलत के हवाले से बातचीत होती रही है। लेकिन अमरीका चूँकि फोकस है, लिहाजा यहाँ पर एक मरतबा फिर यही बातचीत की जा रही है कि जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें चाइना, रशिया और दीगर ममालिक की जानिब से ये बात की गई है कि उनकी मुदाखलत जो है वो नज़र आ रही है, किसी न किसी तरीक़ाकार से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो ऐसी किसी भी मुदाखलत के इंतखाबी नताइज पर आप समझते हैं कि कोई असरात मरतब हो सकेंगे, या ट्रंप अगर अगले मरतबा सदर मुंतखब होने जा रहे हैं, उनके हामी जो है वो बढ़ रहे हैं, उसमें इजाफा हो रहा है, तो ये ऐसी मुदाखलत जो है वो ट्रंप को दोबारा मुंतखब होने में या एक मरतबा फिर अमरीका का सदर बनने में कुछ मुश्किलात खड़ी कर सकेगी? खुफिया एजेंसी ने इसको मतलब ये कहा है, और ये बात भी है अमरीका जैसे मुल्क के लिए जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, या जिसने यानी पूरा आप समझ लें कि ये जो पूरा सिस्टम है ये उन्हीं ने बनाया है, और ये सारे इंटरनेट का या टेक्नोलॉजी पूरी आईटी जो है ये कि अमेरिका की ईजाद है। और उसके नतीजे में और उसके जरिए जो है ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसके जरिए हैक किया जा सकता है, उसके जरिए इन्फ्लुएंस किया जाता है। पिछली मरतबा भी इल्जाम लगा। जाहिर बात है कि देखिए दुनिया, ये मसाइल तो हैं, मतलब दुनिया जहां बहुत ज्यादा सिक्योर है वहां कोई 9th ग्रेड का बच्चा भी बड़ी से बड़ी कंपनियों को हैक करके जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकता है। और ऐसी कई मिसालें हैं और बड़ी अजीब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे वाकयात होते हैं कि चीजें लीक हो जाती हैं, विसल ब्लोअर्स जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। अब आपने पूरा जो विकीलीक्स का मामला देखा, वो भी लीक था, और तो वो दूसरी दरअसल, लेकिन यहाँ असरात डालना हैक करके, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो उसमें जो है वो एक खदशा जाहिर किया गया। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात का इल्जाम लगा चुके हैं कि जो है वो मुतासिर करने की कोशिश की है। तो दोनों अपने अपने पॉइंट्स करेंगे, जो जीता या जो हारा वो तो यही कहेगा कि भाई इसने मुझे हरवाया है, क्योंकि नजरिया आता है कि ये चीन के साथ ज्यादा मुखासमत रखते हैं और चीन को बहुत ज्यादा हार्ड टाइम देने वाले हैं। और चीन से एक लिहाज से सबसे ज्यादा अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं दुनिया में, वो चीन है। अच्छा, अगर ये इल्जाम लगता है कि चीन ने असरात डाले तो इसका मतलब ये कि वो जो बाइडन को जनाने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से हम अगर इसराइल की उसकी बात करें, रूस की, तो रूस जो है वो उनका इल्जाम उस पर लग सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को जिताना चाहते हैं। तो इस लिहाज से एक अजीब सी बात है। और देखिए, जब अमेरिकन खुफिया एजेंसी कोई बात कर रही है तो उनके पास मुकम्मल सबूत होगा या होना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर इनके पास ये इत्तलात हैं तो मेरा अपना ख्याल है कि
अब इसको ये जो टेक्नोलॉजी का सुपर दिमाग समझा जाता है, जब यहाँ सारे लोग मौजूद हैं तो ये बात इनको तय करनी होगी कि इस चीज को, इस लीकेज को किस तरह रोकें। अच्छा, इसमें पिछली मतलब जो बात की गई थी वो ये किया गया था कि जो इस तरह नहीं हुआ था कि डायरेक्ट जो है वो इलेक्शन के वोट्स पे संदाज हुए, बल्कि ये कहा गया था कि जो यानी जो उस जमाने में जो फेसबुक पे वेबसाइट्स बनाई गई, जिस तरह फेसबुक पे ग्रुप्स बने और उन्होंने जो है इन्फ्लुएंस किया चीजों पे, उन्होंने फेक न्यूज का ये बात, उसमें तो हकीकत में कोई शक नहीं कि फेक न्यूज का पूरा सिलसिला था, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को भी फायदा हुआ। और अभी भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो उनका वोटर है वो मजहबी वोटर है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे यकीन रखने वाले हैं, तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को ला रहे हैं। जिस तरह जो QAnon के बारे में कहा जाता है कि वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रहा है, तो वो किसकी साजिश आज तक पता नहीं चल रहा, लेकिन जो उसके बारे में कहा जाता है कि जो भी शख्स है, एनोनिमस जो शख्स है, उसको क्यों लेवल की सिक्योरिटी हासिल है, उसके या तो गवर्नमेंट के अंदर का कोई बंदा है या वही बाहर का कोई आदमी कर रहा है, तो उसका भी पता नहीं चल रहा, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर फैला के डोनाल्ड ट्रंप उसकी कभी मुखालफत नहीं करते, बल्कि रिट्वीट भी कर देते हैं। उन पर तो ट्वीट पे ज्यादा पाबंदी लगी, लेकिन उनकी चीजों को आगे बढ़ाते भी हैं। तो अब ये देखना यही है कि किस तरीके से असरअंदाज होने का। देखिए, बहुत से लोग ये समझते हैं, पाकिस्तान में भी समझना चाहिए कि इलेक्शन वाले दिन, वोट के दिन धांधली नहीं होती है। धांधली पूरा माहौल बनाया जाता है, धरने करवाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो धांधली एक पूरा एक होता है, मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, फेक न्यूज इस्तेमाल की जाती है, फिफ्थ जनरेशन वार का जिसे कहते हैं। तो धांधली सिर्फ उसके दिन की नहीं होती, बल्कि धांधली जो है वो एक ऐसा अमल है जो बहुत पहले से शुरू हो जाता है, जिसमें फेक न्यूज, अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करना, क्रूज बनाना, आजकल मीडिया के दौर में खासतौर पर सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल भी उसका हिस्सा है। या फिर हमारे यहाँ जैसे आप देखते हैं कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किसी को जो है वो लंदन से बुलवा के धरने में शामिल किया जाता है, किसी को कुछ किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो इस पूरी धांधली का हिस्सा होती है। अच्छा, अमरीकी अवाम का क्या रद्द अमल नजर आता है आपको इस तमाम तर इलेक्शन कैंपेन में, जिसमें ट्रंप कोरोना का भी शिकार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए और एक इनकी डिबेट भी इसकी वजह से मुतासिर हुई, नहीं हो सकी। तो अब तक के तमाम तर जो मुबाहिसे थे या जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो रैलीज हो रही हैं, इसमें अमरीकी अवाम क्या समझते हैं कि अमरीका की कौमी सलामती के लिए कौन ज़्यादा मौजू रहेगा? ट्रंप की जो पॉलिसीज़ अमरीका के लिए ले रही हैं और जो कुछ जंगों के हवाले से उन्होंने दीगर ममालिक से अपने फौज की वापसी के लिए काम किया है, इन तमाम तर चीजों को देखते हुए क्या ट्रंप जो है वो पसंदीदगी हासिल करने में कामयाब रहे हैं, या जो बाइडेन का मौक़िफ़ ज्यादा बेहतर लगता है लोगों को? जी हाँ, ये एक बड़ा अहम सवाल है कौमी सलामती के हवाले से। देखिए, आजकल जो पहले जिस तरह इश्यूज बने थे, आप तक कौमी सलामती का इशू इस तरह नहीं बना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यानी कौमी सलामती के हवाले से ऐसी चीजें, इन पे भी कोई इल्जाम नहीं लग सका है डोनाल्ड ट्रंप पे कि कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनके दौर में कोई दहशतगर्दी का कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो एक मुस्लिम ममालिक की हैसियत से देखें तो वो कि अगर बाहर के मुसलमानों की हैसियत से देखें तो एक एंटी वार प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आए हैं। वो अगर वो कोरिया से बात कर रहे हैं तो उस पर एतराज किया गया कि आपने कोरिया जैसे आदमी से बात कर ली, तो उसने ये कहा कि जब उस मतलब उनको एक क्रेजी समझा जाता है उनको, वो प्रेसिडेंट को, और तो वहां उससे भी बात कर ली। मतलब इन्होंने तालिबान के साथ माहिती की भी बात कर ली। ये जो है दुनिया से फौजें लेके आ रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा तबका ये है जो ये कहता है कि भाई इससे ज्यादा तो आज तक कोई एंटी वार प्रेसिडेंट नहीं आया। पहला सदर है बहुत सालों बाद कि जिसने किसी मुल्क पे हमला नहीं किया, बल्कि लोग जो है वो फौजें वापस बुलवाई और मजीद वापस बुलवाने का इरादा है। तालिबान जैसी तंजीमों से मुज़ाकरात करने की बात की, तो उस लिहाज से तो देखिए, अमेरिका आज तक जो समझ नहीं पाया है कि बैरूनी मुदाखलत ही अंदरूनी खतरात का जन्म लेती है। जब आप बाहर जाके किसी के साथ, हमारे जमाने में अगर स्लैंग लैंग्वेज में कहेंगे कि पंगा लेंगे, तो उसका जवाब आता है। ये सारी चीजें हैं और इसके नतीजे में जो है अमेरिका को नुकसान होता है कि जब हम ममालिक पे कब्जे करते हैं, हमले करते हैं, फौजें भेजते हैं, तो उसका अल्टीमेटली असर होता है, आपकी मईशत में भी होता है और जो है वो आपके इंटरनल सिक्योरिटी में भी होता है। तो यही वजह है कि इसको इतना इश्यू नहीं बनाया गया। ना डोनाल्ड ट्रंप पे कोई इल्जाम लगा सकता है कि उनकी वजह से जो है मुल्क की सलामती को जो है वो कोई खतरा है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि उनकी वजह से एक बात बिल्कुल ये जरूर सामने आई है कि एक ऐसा सदर सामने आया है जो इससे पहले कभी नहीं था। उसकी जुमलेबाजी, बाद लोग उसको बचपना समझते हैं। तो अमेरिका का जो इमेज था वो दुनिया में संजीदगी के लिहाज से तो खराब हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा
एंटी वार प्रेसिडेंट कम से कम हमने अपने रिसेंट हिस्ट्री में तो अमेरिका में कोई नहीं देखा। जिमी कार्टर भी कोशिश करते थे, बेहतरीन आदमी थे इस हवाले से, वो तो खैर बहुत अलग आदमी थे, एक संजीदा आदमी थे, लेकिन ओबामा ने भी बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, बड़े यानी लीबिया समेत बहुत मुख्तलिफ जगहों पर हमले करवाए। इसके बाद इससे पहले जो बुश ने किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसको रिवर्स किया है। तो अभी तक तो कौमी सलामती को बहुत बड़ा मसला बन के नहीं आया, क्योंकि इन्होंने फिर दूसरी तरफ से जो मुसलमानों के लिए एक मनफी चीज़ है, लेकिन अमेरिका के लिए एक मस्बत चीज़ ये है कि इसराइल से मुसलमान ममालिक के ताल्लुकात बेहतर करवा रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे माविद साहब, और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे कुछ मजीद गुफ्तगू भी करेंगे और कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात लेना चाहेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है, और जिस तरह से जो बाइडन के हामियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, वहीं ट्रंप की रैलीज़ में भी लोगों की एक बड़ी तादाद शिरकत करती हुई नजर आ रही है, और ये ऐन मुमकिन करार दिया जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर ये बाजी जीत जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार माविज़ असद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा माविज़ साहब के जिस तरह हम मुख्तलिफ सर्वेज़ की बात कर रहे हैं, अवामी राय की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें जो बाइडन के हामी ज्यादा नजर आते हैं, और माहिरीन यही कहते हैं कि जरूरी नहीं कि अगर किसी की पसंदीदगी ज्यादा हो तो मुंतखब भी वही हो जाए, या जो इलेक्शंस के नताइज हैं वो भी इन सर्वे रिपोर्ट्स के ही हिसाब से आए। अगर ट्रंप एक मरतबा फिर मुंतखब हो जाते हैं, जैसा कि मुमकिन भी है और नहीं भी, कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा यकीनन, तो कौन से ऐसे काम हैं जो उनके एजेंडे में शामिल थे और वो इस दौरे सदारत में नहीं कर सके, अगली मरतबा मुंतखब होने के बाद उनकी प्रायोरिटीज़ वो तमाम तर चीज़ें होंगी जो इस मरतबा मुमकिन नहीं हो सकी? जी हाँ, बधाई पोल्स और जो सर्वे और जो चीज़ें हैं वो रुझान तो यही नजर आता है कि जो बाइडन जीत जाएंगे, लेकिन लोग अभी तक हिलरी क्लिंटन वाले सर्वे से निकले नहीं है कि जब एक बड़ी लीड के साथ हिलरी क्लिंटन सामने बधाई नजर आ रही थी। वोट तो उन्होंने फिर भी ज्यादा लिए थे और लाखों के हिसाब से ज्यादा लिए थे, लेकिन इलेक्टोरल वोट की वजह से वो हार गई थी। तो अभी भी जो स्विंग स्टेशन जो स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया वगैरह, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया वगैरह, उसमें भी कांटे का मुकाबला है, और इसमें फ्लोरिडा का भी टफ मुकाबला चल रहा है। तो इस लिहाज से कुछ कहा तो नहीं जा सकता कि कौन फाइनल जब तक हो नहीं जाता, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त जो है वो लोग बहुत बड़ी तादाद में दिलचस्पी ले रहे हैं। करोड़ों वोट पड़ चुके हैं, अर्ली वोट। आज न्यूयॉर्क में भी वोटिंग शुरू हो गई है, अर्ली वोटिंग में बड़ी बड़ी लाइनें हैं, और एक अजीब सा समय है। बाज जहां हो रहे होते तो लगता है यही कि आज के दिन ही असल इंतखाब है। तो उस लिहाज से मतलब एक रुझान तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो मेरे ख्याल में इस मरतबा जो उनकी सबसे बड़ी जो कोशिश होगी, जो कि वो ये कि जब वो उनके दौर में ओबामा की पॉलिसीज के नतीजे में मईशत में काफी बेहतरी आई थी, और अमेरिका की तारीख में सबसे कम बेरोजगारी रेट जो है वो मौजूद था। संभव जहां दुनिया कोरोना से मुतासिर हुआ है, अमेरिका भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ, और वो उन्होंने जो है वो इसमें एकदम जो है बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ। और अब यही कहा जा रहा था कि अगर कोरोना नहीं आता तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई हिलाने वाला नहीं था, क्योंकि एक ऐसे वोटर्स की बड़ी तादाद उनके साथ थी जो डाई हार्ड वोटर्स हैं, जो मजहबी लिहाज से भी उनके साथ हैं और रंग नस्ल की वजह से भी उनके साथ हैं। तो उसके लिहाज से जो है वो मैं समझता हूँ कि वो उस चीज को ज्यादा लेके मईशत को की तरफ आगे जाएंगे, मईशत के बढ़ावे की बात करेंगे, और जो उनका वादा है एंटी वार, यानी जो फौजें वापस बुलवाने का, वो ज्यादा करेंगे। दूसरे जो सबसे बड़ा खदशा अगर हम मनफी लिहाज से सोचें, वो जो क्रैक डाउन करेंगे वो करेंगे कि जो उसमें इमिग्रेशन के हवाले से क्रैक डाउन करेंगे, उसके हवाले से
बहुत ज्यादा लोग फिक्रमंद हैं। बहुत यहां तक लोग कहते हैं कि ये अमेरिका 50-60s वाला अमेरिका हो जाएगा, कि जहां तासुब होगा, जहां इमिग्रेंट्स के साथ नफरत होगी और नए इमिग्रेंट्स को बिल्कुल रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है। डाका के जो एक्ट के 11 मिलियन बच्चे, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वो बच्चे जो यहाँ 1-2 साल की उम्र में आए और जिंदगी में कभी आज तक अमेरिका से बाहर नहीं निकले, वो लीगल नहीं है, उनकी तादाद 11 मिलियन है। उनके मुस्तकबिल पे एक बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा। फिर जो लोग आते हैं, फिर ये कोशिश ये की जा रही है, यहां तक की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जो स्पाउस को खैर मुश्किल है रोकना, कि जो अपने भाइयों को बुलाते थे, जो अपने रिलेटिव्स को बुलाते थे, उसमें काफी अच्छा लगता था, तो शायद वो भी अब उस पर भी पाबंदी लगाने सोचेंगे। तो इमिग्रेशन के हवाले से तो बहुत मामला खराब होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है जो मईशत के हवाले से अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, और उन्होंने जो उनका स्टिमुलस पैकेज था उसने लोगों को फायदा भी पहुंचाया है, और बहुत लोग जो है वो जब चेक मिले लोगों को, उसमें एक फर्द को $1200 और उसके साथ बच्चों को उनके $500, तो 5 फैमिली को $4,000, $5,000 मिले हैं। वो बड़ा एक अच्छा असर उनका है। उसके बाद अभी भी ये कहते हैं कि भाई जो है वो पैकेज में दोबारा लेके आने वालों, नैन्सी पेलोसी से जो कायदे में इख्तलाफ है उनसे झगड़े के नतीजे में आ नहीं सका। तो लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो पॉलिसी होगी वो मईशत की बेहतरी की तरफ होगी। चीन से मुखासमत उनकी बढ़ेगी, रूस वगैरह से ताल्लुक बढ़ेंगे, मुसलमान ममालिक से शायद उनके ताल्लुकात, खासतौर पर तुर्की से उनके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। सऊदी अरब उनके समझ लें कि मतलब अंगूठे के नीचे रहता है, उसमें ये देखना है कि इसराइल को किस हद तक फायदा पहुंचाएंगे, मुस्लिम ममालिक पे क्या अपना भरपूर असर इसके हवाले से डालते रहेंगे, ये अभी रहेगा। लेकिन मईशत का मैं क्या समझता हूँ सबसे पहले होगा। थोड़ी सी एशियाई कम्युनिटी की हम बात करेंगे माविद साहब के। हम देखते हैं कि अमेरिका और यूरोप में एक बहुत बड़ी तादाद में तारकीन वतन हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कई सालों से यहीं पर रिहाइश पजीर हैं और अब अमरीकी शहरी ही वो कहलाते हैं, उनके पास नेशनैलिटी है वहाँ की। तो ये जो एशियाई कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? इनकी पसंदीदगी किस पार्टी की जानिब है? इनका क्या रुझान है? क्या जो बाइडन को एक मरतबा फिर ये चाहेंगे कि जो नायब सदर रह चुके वो सदर बन जाएं, या ट्रंप को ही वो चाहते हैं कि एक और चांस मिलना चाहिए? जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी तो बहुत एकतरफा तौर पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नजर आती है। कुछ लोग हैं, यानी मुसलमानों में भी और उसमें भी, कि जो डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में बहुत कम तादाद है। उनके एक बहुत बड़े सपोर्टर जो हैं, जिनका आपने सबने जानते होंगे, बहुत ज्यादा वो शोहरत हासिल कर चुके हैं, उनकी साजिद तारड़ साहब उनकी मोहब्बत में, उनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई थी। उनका तो दावा है कि बहुत बड़ी तादाद है। वो ये कहते हैं 40% मुसलमान जो है डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालने चाह रहे हैं। बधाई राशन दिन नहीं आ रहा, मुझे कोई इस्लामी तंजीम, कोई बड़ी इस्लामी तंजीम नजर नहीं आई ऐसी कि जो उनका सपोर्ट कर रही हो। कोई मुझे बड़े ग्रुप नजर नहीं आए। हम महफिलों में बैठते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इस तरह बात नहीं होती, लेकिन अब एक ग्रुप है जो है वो बहुत से हैं पाकिस्तानी जो उनकी मदद करना चाहते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो समझते हैं वो बेहतर है कि अमेरिका के लिए बेहतर हो। खासतौर पे जिस तरह पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात में इजाफा हुआ है और इमरान खान से उनकी बेहतरीन मीटिंगें रही हैं। इमरान खान को अपना जाती दोस्त तस्लीम करते हैं, तो इमरान खान के भी कुछ दीवाने हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान का दोस्त समझते हैं। हालांकि दोनों की बातों में एतबार करना बाद मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा मतलब वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है। उसमें आप ये देखें कि इंडिया के हवाले से जो उन्होंने कभी भी कश्मीर पे ये नहीं कहा कि इसका इंडिया का अंदरूनी मसला है, उन्होंने मसला हल कराने की बात की। इसी तरीके से जो है वो जब वो वहां गए अपना इंडिया में, तो वहां पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। हालांकि जो अमरीकी सदर होते थे वो पाकिस्तान का दौरा करना भी पसंद नहीं करते थे और पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पूरे 1.5 लाख के स्टेडियम में जलील करके रख दिया था इंडियंस को। इसी तरीके से जब हम भी यहाँ मौजूद थे और वो आए थे, तो एक दिन हमारी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, मतलब हम साथियों की मुलाकात हुई थी, और दूसरे दिन इंडियंस की। हमने उनसे चाहा कि कश्मीर के हवाले से बात करके इंडिया के खिलाफ कोई बात कहलवाएं, तो उन्होंने मेरे सवाल के जवाब पे मुझसे काफी मतलब वो कहा कि भाई तुम इमरान खान की तरफ देखिए कि ऐसा रिपोर्टर कहां से मिला, तो उसके जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन इंडियन रिपोर्टर के साथ भी एग्जैक्टली यही हरकत की और उन्होंने पाकिस्तान की कोई बुराई नहीं की। तो इस तरह से पाकिस्तानियों के कुछ लोग जो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है, लेकिन बजाय बहुत ज्यादा एक तरफा नजर आ रहा है। और बाद सूरतों में ये चीजें खतरनाक होती हैं कि जब आप अपने सारे अंडे जो है वो एक टोकरी में डाल दें तो उससे नुकसान भी होता है। तो बधाई ये नजर आ रहा है
बहुत बड़ी तादाद, यानी मेरे पास कोई होगी लोगों के पास साइंटिफिक फिगर, फिलहाल मेरे पास साइंटिफिक फिगर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 80% कम से कम रुझान है पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का जो बाइडन के लिए। उसके अपने अंदरूनी हालात हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको मालूम है, मुस्लिम बैन है, मुसलमानों पर तनकीद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बहुत दिन से उन्होंने ऐसी बातें नहीं की, लेकिन उन्होंने इस्लाम के खिलाफ खुल के बात की, मुसलमानों के खिलाफ खुल के बात की। इस्लाम को वो कहते हैं कि मुसलमान या इस्लाम हमसे नफरत करता है, तो वो बातें चेंज, क्योंकि इनकी बातों को इतना संजीदा नहीं होते, नेक्स्ट डे चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बातें की हैं। तो वो खौफ है जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो अक़लियतों के साथ साथ, जिसमें इमिग्रेशन का खौफ भी है, वो जो बाइडन के साथ खड़े। और जो बाइडन ने तो अब तो हदीसों के भी हवाले अपनी तकरीरों में देने शुरू कर दिए हैं, तो लोग इस वजह से जो है हमारे लोग माशाल्लाह जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। अच्छा, कुछ एशियाई कम्युनिटी की अपनी पार्टिसिपेशन के बारे में मुझे बताइए कि यहाँ पर जो लोग सालहा सहाल से रिहाइश पजीर हैं और सैनेटर्स भी हैं, मुख्तलिफ काउंटीज़ में भी ये लोग जो है वो सियासी किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इन इलेक्शंस में सदारती इंतखाबात के दौरान इनकी क्या पार्टिसिपेशन है? और बिलखुसूस अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो हमें वो लोग कितने ज़्यादा जो है वो फ़ाल नज़र आ रहे हैं, या कितनी उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इलेक्शन के हवाले से देखी जाती हैं, वो कितने ज़्यादा इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं कि ये अमरीकी इंतखाबात जो हैं उनके लिए अहमियत के हामिल हैं? जी हाँ, एक अच्छा रुझान जो पैदा हुआ है कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का अमरीकी इंतखाबात में दिलचस्पी लेना, और बहुत भरपूर तरीके से ले रहे हैं, और बड़े पैमाने पे भी ले रहे हैं, छोटे पैमाने पे। देखिए, अमेरिका में सिर्फ सदारती इंतखाब नहीं होते। हमारे जो पाकिस्तान में लोगों का एक रुझान ये है कि बस वो सदारती इंतखाबात पे इतना जोर देते हैं, लेकिन ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। तो लोकल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तानी जगह जगह, यानी आप ये समझ लें कि जो हर तबके में जो है इस बात का रुझान पड़ा है। आप ब्रुकलिन से लेके, लॉन्ग आइलैंड से लेके, कैलिफोर्निया की एक मतलब वो पैसे वाले इलाके तक जो है ना, सब जगह ये रुझान है। आम आदमी जो यानी जो वर्कर भी हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हैं, जो एक दुकानदार भी हैं, सब में एक जज्बा नजर आता है पहले के मुकाबले में। और मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों का किरदार है। मैं बहुत से लोगों का नाम तो नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे जो मैं समझता हूँ कि जैसे बड़े पैमाने पर अगर हम देखें, ताहिर जावेद हैं, इसके अलावा डॉक्टर आसिफ महमूद बैठे हैं यहाँ कैलिफोर्निया में, उन्होंने उनके जो है नायब सदर से जो है वो बराह रास्त उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। इसी तरीके से जो ताहिर जावेद है, उनकी जो बाइडन से 1-to-1 मैंने भी वो मुलाकात देखी, वो बड़ी जूम पे थी, वो बड़ी दोस्ताना और बाकायदा तबसरे कोर्ट पे एक दूसरे के मजाक करना। और उसके बाद उन्होंने वो पूरा यानी उन्होंने इसके साथ क्या एपीपैक का रोल है, जिसमें डॉक्टर एजाज हैं, पानी जैसी तंजीमें हैं, वो भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। पानी ने गुज़िश्ता दिनों जो है वो मेयर के कैंडिडेट को बुलाया। इसी तरीके से एपीपैक ने अपने 7 सैनिटर्स जो लोकल सैनिटर्स थे लॉन्ग आइलैंड को, उनको बुलाया। जो कांग्रेस के मुकाबले में जो एक मुस्लिम दुश्मन जो है पीटर किंग के मुकाबले जो इलेक्शन लड़ रही है खातून, उनको उनके लिए फंडिंग की एपीपैक ने। तो ये बहुत अच्छी चीजें लोकल पॉलिटिक्स में। ये बहुत पीटर किंग हमेशा मुसलमानों और पाकिस्तानियों के खिलाफ करारदादें लाते हैं, उनकी शिकस्त में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं और किसी की फतह में। तो इसी तरीके से अब छोटे लेवल पे खड़े भी हुए हैं। अब जैसे हमारे जून में जो इंतखाबात होंगे अगले, उसके लिए कम उम्र बच्ची जो है तालबा जो थी वो फातिमा बारिया, वो माशाल्लाह इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तानी इलेक्शंस की तरफ आ रहे हैं, मुसलमान इलेक्शंस की तरफ आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत दिलचस्पी ली है। और खासतौर पर देखें, साजिद तारा डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगे, वो उनकी कंपेन का हिस्सा है। ऑफिशियल जो है उनकी वेबसाइट पर मौजूद है कि मुस्लिम फॉर बाइडन के वो को चेयरमैन है। इसी तरीके से जो बाइडन के लिए जो एपीपैक ने ताहिर जावेद ने, इन लोगों ने मिलकर $1 मिलियन की जो है वो बाकायदा फंड रेजिंग की। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बड़ा मतलब एक मुसलमानों का जो हिस्सा है वो बहुत अच्छी तरीके से अदा हो रहा है, पाकिस्तानियों का खासतौर पे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए हुई थी। उसके अलावा जो एपीपैक नहीं की थी वो पाकिस्तानियों के हवाले से $1 मिलियन हम जमा करके देंगे। तो एक नजर में तो आ रहे हैं, जैसे बिल्कुल बाकायदा 1-to-1 तो कम से कम जो बाइडन से ताल्लुकात है पाकिस्तानियों के, तो वो एक फायदा पहुंचाएंगे इस कम्युनिटी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माविज़त सिद्दीकी हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुबाहिसों का सिलसिला मुकम्मल हुआ, कैंपेन इस वक्त भी जारी है और 3 नवंबर को जो सदारती इंतखाब होना है उसमें कौन बाजी जीत जाएगा ये यकीनन नताइज के बाद पता चल सकेगा। लेकिन इन इंतखाबात में एशियाई कम्युनिटी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो कितना किरदार अदा करेंगे और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं दोनों पार्टीज से, इस पर हमने कुछ बातचीत की। आज के इस प्रोग्राम के लिए फिलहाल
फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।